स्पिन बुलडॉग से हमने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करके हम कराची के होटलों में गए कि साहब हमें एक रात के लिए पनाह दे दें, ताकि हम एक रात दिन के लिए पनाह दे दें। फुटपाथ पे रह लीजिए, कहीं भी रह लीजिए, हम आपको कोई NIC तो बना के दे नहीं सकते, आपकी मर्जी है, जहाँ चाहे रहें। हिंदुस्तान अपनी मईशत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को तबाह करने पर लगाता है। मैं अपनी परेशानी बता नहीं सकता वर्ड्स में। जब तक हमें ईदी ने पनाह नहीं दी थी, उस वक्त तक तो ज़मीन पर तंगी थी, तो उसके नतीजे में मुसलमानों पर हालात और ख़राब आएंगे। तभी से हमने देखिए, अक़लियतों के लिए हिंदुस्तान कभी भी जन्नत नज़ीर नहीं रहा, मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और हिंदुस्तान में मेरा क़लमी नाम M हसनैन है। मेरी पैदाइश सूबे झारखंड के शहर जमशेदपुर में लगभग आज से 70 बरस पहले हुई। वहीं मेरी स्कूलिंग भी हुई। वहीं से मैंने एक मशहूर स्कूल है वहाँ पे, सेंट्रल क्रिमिनल हाई स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। सन 1975 में मेरा ख़ानदान जमशेदपुर से हिजरत करके दिल्ली आ गया। वैसे आबाई वतन मेरा शुमाली बिहार का इलाका होता है, जहाँ के लालू प्रसाद यादव हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह हुआ करते थे। सन 75 में दिल्ली आने के बाद मैंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी की, कई कंपनियों में की। 1989 में मेरी शादी हुई। उस शादी से मेरे 2 बच्चे हुए। एक बच्चा इससे बड़ा था, एक ये है, लेकिन वो शादी बदकिस्मती से चल नहीं सकी और 4 साल से भी कम के अरसे में हमारी अलहदगी हो गई। उस वक्त मैं दिलशाद गार्डन में रहता था, जो दिल्ली का एक मिडिल क्लास पॉश इलाका है। इस अलहदगी के नतीजे में तकरीबन 2-2.5-3 साल तक मैं डिप्रेशन की हालत में था। ख़ुद को संभालने की बातें सोच रहा था। इस पर काबू पाने में मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल लगे। देखिए, अक़लियतों के लिए हिंदुस्तान कभी भी जन्नत नज़ीर नहीं रहा, मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। 1947 के बाद जो सिनेरियो पैदा हुआ, जिसमें कांग्रेस को मुसलमान सपोर्ट करते थे और ये समझते थे कि कांग्रेस उनके साथ अपने किए गए वादों को निभाएगी, उसकी लाज रखेगी, मगर कांग्रेस ने उनको बड़ा मायूस किया हुआ था। फिर भी वो बड़ी हद तक लीपापोती करके अपना काम चला रही थी। ऐसा नहीं था कि मुसलमान कांग्रेस से खुश थे। मुसलमानों की तबाही की जिम्मेदारी ही कांग्रेस पे अगर डाली जाए तो ज़्यादा सही होगा, इसलिए कि दस्तूर उन्होंने बनाया था। लेकिन ये था कि दिखावे के तौर पर ही सही, कांग्रेस कम से कम मुसलमानों को मुंह लगा लेती थी, पूछ लेती थी। अगर कोई फसाद होता था तो इजहार हमदर्दी के तौर पर उनके लीडरान हमारे मोहल्लों में आ जाया करते थे। इतना था। इस हद तक तस्लीम कर लेने में कोई मजाका नहीं है। लेकिन फिर सिनेरियो बदलता है और RSS अपनी पूरी ताकत के साथ सन 2014 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करता है और उसके कैंडिडेट यानी नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। इससे पहले नरेंद्र मोदी के क्रेडिट पर गुजरात का फसाद था सन 2002 का, जिसमें मुसलमानों की तादाद, मरने वालों की तादाद लाखों में बताई जाती है। ये अलग बात है कि सरकारी तौर पर वो 2500 बताई जाती है। फिर जब वो कामयाब हो गए, वज़ीर आज़म बन गए और गुजरात फसाद की बदौलत हुए, तो उनकी पार्टी का, उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS का ये अंदाज़ा था कि अगर वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेंगे
तो उनका इख्तिदार में रहना मुमकिन है। हिंदुत्व के अलावा अगर किसी और पॉलिसी पर वो अमल करेंगे तो लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनका मानना था। उन्होंने इसकी पहले से तैयारी कर रखी थी हर सतह पर। जब उन्होंने देखा कि 4 साल बाद उनकी हवा कुछ कमज़ोर पड़ रही है और हो सकता है इलेक्शन में उन्हें कामयाबी ना मिले या हो सकता है पहले जैसी कामयाबी ना मिले, तो उन्होंने पुलवामा का दांव खेला और फिर वो सब कुछ हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस वाक़े ने हिंदुस्तान की जो मुस्लिम इंटेलिजेंशिया है उसको हैरान करके रख दिया। मुझ समेत बहुत सारे लोग इस नतीजे पर पहुंच गए कि हिंदुत्व आज के दौर की एक रियलिटी है और आरएसएस और उसकी हमनवा तंजीमें पूरी हिंदू कौम को हिप्नोटाइज करने में कामयाब हो चुकी हैं। हमने ये महसूस करना शुरू किया कि सन 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें चाहे मोदी की गवर्नमेंट माशी मैदान में परफॉर्म ना कर सके, वो एक बार फिर कामयाब हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि खबरें ये आ रही हैं, लगातार आ रही हैं कि मोदी की हवा उखड़ रही है, लेकिन जब आप हिंदुस्तान की हिंदू अक्सरियत के दरमियान बैठेंगे और मोदी के बारे में या भाजपा के बारे में बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हुकूमत इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ये खौफ लाजमी था कि जो हिंदुत्व का बाकी मानदा एजेंडा है वो इसको पूरा ज़रूर करेंगे और जब उसे पूरा करेंगे तो उसके नतीजे में मुसलमानों पर हालात और ख़राब आएंगे। तभी से हमने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया, यानी सन 2019-20 आप समझ लें कि ये वो दौर है जब मैंने ये ज़हन बनाया कि अब ये मुल्क हमें छोड़ देना चाहिए। अब हमारे सामने, जैसा कि आपने सवाल किया है कि और भी दूसरे ऑप्शन हो सकते थे, मगर वो दूसरे ऑप्शन क्या हो सकते थे? क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा की शहरियत हासिल करना इतना आसान है? ज़ाहिर है नहीं, वो करोड़ों रुपए का खेल है। क्या मिडिल ईस्ट में जो सल्तनतें हैं उनकी तरफ जाया जा सकता है? वहाँ आप नौकरी के लिए जा सकते हैं, वहाँ शहरियत लेन देन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे सामने ले देकर एक ऑप्शन था और वो था पाकिस्तान। चूँकि हमारे अजदाद ने, हमारे सूबे के अजदाद ने, हमारे इलाके के रहने वालों ने पाकिस्तान और उसके क़याम के लिए जो क़ायद आज़म ने जद्दोजहद की, उसमें उनका भरपूर साथ दिया था। इसलिए हम ये मुँह रखते थे कि पाकिस्तान से कहें कि आप हमें अपनाएं। हमने सिमत में काम करना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान से भारत आना मुमकिन नहीं था, वहाँ से वीज़ा नहीं मिलता था। हमें कई साल लगे ये समझने में कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह जाना है तो हम कौन सा रास्ता अपनाएं। बिलाखिर हमें पता चला कि अगर हम यहाँ से अफ़गानिस्तान चले जाएं, इंडिया से अफ़गानिस्तान चले जाएं और अफ़गानिस्तान पहुँचा जा सकता था, तो फिर वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हुआ जा सकता है। हमने 5 तारीख को वीज़ा लेकर के सफ़र शुरू किया और हम यूएई पहुँचे। यूएई पहुँचकर हमने अफ़गानिस्तान का वीज़ा लिया। हम काबुल पहुँचे, काबुल से हम कंधार पहुँचे, कंधार से हम जो उनका सनती शहर है स्पिन बुल्दक, हम स्पिन बुल्दक पहुँच गए। स्पिन बुल्दक से हमने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करके हम चमन पहुँचे, जो पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है। चमन से फिर हम कोयटा आए, कोयटा से कराची आए। कराची के होटलों में गए कि साहब हमें एक रात के लिए पनाह दे दें, ताकि हम एक रात दिन के लिए पनाह दे दें, ताकि हम आदमी के बच्चे नज़र आएँ, क्योंकि सफ़र का हमारे चेहरे पर बहुत बुरा असर था। जब उन्होंने NIC ना होने की वजह से मना कर दिया तो फिर हम सीधे पुलिस के पास पहुंच गए अपने सारे सामान के साथ। पुलिस के मुख्तलिफ ऑफिसर्स में गए, IG सिंध के पास गए और SSP के पास गए, SHO के पास गए,
سب نے ایک ہی بات کہی، اب آپ آ گئے ہیں تو بھائی آ گئے ہیں، آپ رہیے، ٹھیک ہے، کوئی غیر قانونی کام مت کیجیے، فٹ پاتھ پہ رہ لیجیے، کہیں بھی رہ لیجیے، ہم آپ کو کوئی NIC تو بنا کے دے نہیں سکتے، آپ کی مرضی ہے جہاں چاہیں رہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ ہم نے کہا بھائی ہم آپ کے سامنے رہنا چاہتے ہیں، وہ بولے آپ ہمارے سامنے ہی ہیں، ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو لے آئیں گے۔ بہرحال ان میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایدھی پہ چلے جائیے، تو ہم ٹاور ایدھی پہ گئے، ان سے بات کی، پھر انہوں نے بڑی مہربانی اور شفقت کے ساتھ ہمیں اپنی گاڑی میں یہاں بھجوا دیا، تب سے ہم یہاں پر مقیم ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بڑی کوششیں کی، نئی بات بنی، ہمارا معاملہ اچھل نہیں رہا تھا، سامنے نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار مجھے اپنی برادری کی یاد آئی کہ بھائی کسی درجے میں صحافی تو میں بھی ہوں، وہاں چلیں، ان کو کہانیاں بتائیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ہندوستان خود آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ ہاں، آپ سے اس نے کشمیر چھین لیا نا، آپ سے ہندوستان نے جوناگڑھ بھی چھین لیا، آپ سے اس نے حیدرآباد بھی چھین لیا، آپ سے اس نے بنگلہ دیش بھی چھین لیا، جو اس کی کیپیسٹی تو ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ کے صوبوں پر اس کی نظر ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے بلوچستان میں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ادارے سب جانتے ہیں۔ ہندوستان اپنی معیشت کا ایک بڑا حصہ پاکستان کو تباہ کرنے پر لگاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے عوام کی حالت بہت بہتر ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، وہ اپنے اچھے حصوں کو دکھاتے ہیں، برے حصوں کو چھپاتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ اپنے برے حصوں کو دکھائیں اور اچھے حصوں کو چھپا کے رکھیں، وہ اپنی کمزوریوں کو کبھی سامنے نہیں آنے دیتے، ان کے حالات بہت خراب ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ قرضدار ہیں، ان کی معیشت لگاتار سکڑ رہی ہے۔ 2016 کے بعد سے وہاں بے روزگاری میں زبردست اضافہ ہوا ہے، آپ اگر ان کے معاشی ماہرین کو سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کو ایک ناکام ریاست ثابت کرنے کے لیے زور لگانے کا تعلق ہے، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ خود چاہے تباہ ہو جائیں، اپنے عوام کو تباہ کر دیں، لیکن پاکستان کو پریشان کرنے کی جو ان کی نفسیات ہے، اس کو بدلنے کے لیے کسی قیمت پہ تیار نہیں ہوں گے۔ انہی جذبات اور احساسات کے ساتھ میں وہاں پہنچا، میں نے اپنی مصیبت سنائی، علاقے کی دشواریاں گنائیں۔ آپ نے بجا طور پر مجھ سے پوچھا ہے کتنے پریشان ہوئے ہم، میں اپنی پریشانی بتا نہیں سکتا ورڈز میں، بالکل بھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن جب میں کراچی پہنچا تو منزل پر پہنچنے کا جو سکون ہوتا ہے، پاکستان جو میرے خوابوں کی تعبیر ہے، جو سکون ملتا ہے منزل پہ پہنچ کر، راستے کی جتنی کلفتیں تھیں سب دور ہو گئے، ایسا لگنے لگا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ 9 دن ہم نے عذاب کی صورت میں گزارے ہیں۔ 14 تاریخ کو جب ہمیں ہر طرف سے لوگ انکار کر رہے تھے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، جب تک ہمیں عیدی نے پناہ نہیں دی تھی، اس وقت تک تو زمین ہم پر تنگی تھی۔ بھائی ادارے بھی کیا کرتے، ان کے سامنے ایک آدمی آ کر اپنی سرحدی خلاف ورزی کا اعتراف کر رہا ہے، وہ تو دنگ تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں اس شخص کے ساتھ۔ تبھی تو انہوں نے کہا آپ کو جہاں رہنا ہے رہیں۔ انہیں ہماری نیت پہ شک نہیں تھا، طریقہ صحیح تھا، غلط تھا، جو بھی تھا وہ میں تو اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں تو معترف ہوں، میں نے تو یہ بات نہیں چھپائی۔ میں نے تو اداروں سے صاف کہا کہ میں افغانستان تک قانونی طور پر آیا ہوں، اور افغانستان سے جو پاکستان میں داخل ہوا ہوں، یہ میرا غیر قانونی سفر ہے جس کے لیے میں بے حد مجبور تھا۔ یہ بات میں نے صاف طور پر ان کو بتا دی۔ بہرحال ان کی مرضی کو بڑا دخل ہے کہ میں یہاں پر ہوں۔ آج میں سکون سے ہوں، وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ادارے ملک چلاتے ہیں، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ادارے ملک چلاتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو، ان کو دیکھنا بھی چاہیے۔ وہ کئی بار ہمارے پاس آ چکے ہیں، ہمارا انٹرویو کیا ہے، چھان بین کی ہے، انٹراگیشن کی ہے، یہ ان کا حق ہے۔ میں ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، ہر طرح سے آگے بھی تعاون کروں گا۔ میں نے صاف طور پر، میرے بیٹے نے بھی، جو کہ ایک ٹیکنیشین ہے، اسحاق امیر،
और जिसकी उम्र 31 साल है, जो दुबई में जॉब कर चुका है और जिसे पिछले महीने 10 तारीख को ना जॉब ऑफर थी 4000 दिनार दरहम की, और उसे जॉब अटेंड करनी थी, लेकिन वो छोड़कर हमारे साथ आया है। इस उम्र में जब इंसान को बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में हमारे सामने खड़ा है। ये उसका ज़मीर है, उसके ज़मीर का फ़ैसला है। बहरहाल हम दोनों ने ये बात इदारों के सामने भी कही है, प्रेस के सामने भी कही है कि मुझे आपके मुल्क का, आपके मुल्क के मुख्तलिफ इदारों का, पुलिस का, FI का, ISI का, सारे इदारों का ये उनसे ये गुजारिश है, उनका हर फैसला हमें मंजूर है। बस हम पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान नहीं जाना चाहते, उनका हर फैसला मुझे मंजूर है। हम चाहते हैं कि एक बाइज़्ज़त शहरी की तरह इस मुल्क में रहें। मेरा बेटा खुद एक टेक्नीशियन है, लेकिन मैं किसी जॉब की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी बनकर अपनी ज़िंदगी के बाकी मानदा हिस्से को गुजारना चाहता हूँ। मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं इस मुल्क में सुकून की मौत मरने के लिए आया हूँ, सुकून की मौत चाहता हूँ, और अपने इकलौते बेटे के लिए आपकी मंदाना ज़िंदगी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।